जुडिशरी के रोल के कॉन्टेक्स्ट में कुछ मेजर केसेस उनको आज देखेंगे और उसके बाद फिर कल के लेक्चर में फॉरेन पॉलिसी पे बात होगी और नेक्स्ट वीक से फिर जो है वो डोमेस्टिक के जो टॉपिक्स हैं वो हम स्टार्ट जो है वो करें। नहीं, डोमेस्टिक के तो नहीं, डोमेस्टिक वाले तो करंट अफेयर के साथ, जो करंट अफेयर के सेशन में सबको आप लोगों को उसका यूजर नेम पासवर्ड जो है वो मिल जाएगा, तो वो तो उसके साथ सारे, वैसे तो 12 गए थे मैंने, लेकिन मैं आखिरी सेशंस हैं तो जो 18-20 टॉपिक्स में डोमेस्टिक के पोर्शन के करंट अफेयर्स में करवाता हूँ। अच्छा जी, जुडिशरी के रोल के कॉन्टेक्स्ट में हम बेसिकली पीछे 4 से 5 सालों में हम देखते हैं कि वो हमारे से एक दो सवाल जो है वो सर्टन कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस के सवाल पूछने की कोशिश करता है। तो कुछ मेजर केसेस हैं जो कि हामिद खान की किताब में सारे मेंशन हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान वाली किताब है, उसमें सारे मेंशन है। ठीक है जी, तो वो उनको जो है वो बेस्ट सोर्स है। इनमें एक केस तो मैं ऑलरेडी आपको, जो मौलवी तमीजुद्दीन का केस है, ये तो आपके साथ बड़ी डिटेल में इस पे बात हो गई। लेकिन इस केस से हुआ क्या है, इस केस के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो हमारी हिस्ट्री में बड़े फिर देर तक फील हो, क्योंकि इससे डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, नजरिया जरूरत, कि अगर किसी एक्शन पर कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट है तो जनाब अगर ऐसा एक्शन ले लिया गया है तो हमारी जुडिशरी उसको जस्टिफाई करती है जी, इस नजरिया जरूरत के तहत जितनी देर ये चलता रहा। वैसे तो एक आइडियल डेमोक्रेसी में ये स्पेसिफिकली मेंशन्ड होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर मेंशन्ड नहीं है, अगर कोई चीज मेंशन नहीं है, तो फिर आपकी गवर्नमेंट वो पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकती। ये आइडियल डेमोक्रेसीज में तो मेंशन्ड है। इवन यूनाइटेड स्टेट्स की जो फेडरल गवर्नमेंट है वो उन्हीं पावर्स को एक्सरसाइज कर सकती है जो कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। जो नहीं मेंशन वो नीचे स्टेट्स एंड पीपल की प्रेरोगेटिव है। लेकिन हमारे यहाँ सिलसिला उल्टा चलता रहा कि जो चीज कॉन्स्टिट्यूशन जिस पे साइलेंट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, तो अगर कोई एक्सरसाइज कर देता है तो आपकी जुडिशरी उसको जस्टिफाई करती रही। और इसकी दागबेल जो है वो मौलवी तमीजुद्दीन केस से हुई। ये हमने बड़ी डिटेल में देखा था 1954 की फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, अगर याद हो आपको तो, उसके बाबत जो है वो ये केस था। तो ये पहला बड़ा केस था, ठीक है जी, कि जो हुआ। समझ नहीं आ रही बेटा तो किसी अच्छे टीचर से पढ़ लो, मैं तो ऐसा ही टीचर हूँ, अगर नहीं समझ आ रही। इसी कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास इसी, यानी कि इसी लेगेसी में कि जो प्रॉब्लमेटिक केसेस हैं, उसमें फिर जो दूसरा बड़ा केस है वो आपकी तारीख का वो 200 केस है जी, 200 केस। बड़ा ही मजेदार केस है ये हमारी हिस्ट्री का। इस केस के जरिए अयूब खान का मार्शल लॉ वो जस्टिफाइड हुआ जी, इस केस के जरिए। वैसे केस बड़ा ऑर्डिनरी सा केस है,
लेकिन जो इसकी इंटरप्रिटेशन है वो बड़ी मजेदार है। 200 एक इंडिविजुअल का नाम है, एक फर्द है, एक पर्सन है, सही है जी। इसने एक क्राइम किया, मर्डर के चार्जेस थे, और इसको फिर जो सजा मिली वो उस वक्त जो बलोच ट्राइबल एरियाज में जो रूल्स राइज थे, जिनको कहते हैं FCR, जो बलोचिस्तान से या पख्तूनख्वा से या जीबी से हैं, उन बच्चों के लिए तो ये नई बात नहीं, उनको तो पता है इस चीज का, बच्चे बच्चे को पता है, पढ़े लिखे को। फ्रंटियर क्राइम्स रेगुलेशन, ये याद रखिएगा जी, कि हमारे फाटा, हमारे फाना, हमारे बलोच ट्राइबल एरियाज, हमारा पाटा प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज, ये सारे वो एरियाज थे जो माजी में FCR के मुताबिक अंग्रेज चलाता था। तो हम जब मुल्क बने तो हमारे यहाँ भी ये FCR के मुताबिक ही चीजें चलती नहीं। सही है जी, समझ आ रही जी। सो ये एक जो है वो बड़ा मजेदार एस्पेक्ट था। तो इसको जो है सजा मिल गई, FCR के मुताबिक 200 को सजा मिल गई, इसको पनिशमेंट अवॉर्ड होगी एज पर दी FCR। अब इसने क्या किया, इसने जाके इसको चैलेंज कर दिया, चैलेंज इन हाई कोर्ट। ठीक है जी, वन पार्टी से वन यूनिट सिस्टम था ना जी, 1955 से 56 वन यूनिट था पाकिस्तान में। तो इसने इसको फिर ज़रा पूरा यूनिट एक, तो इसकी हाई कोर्ट एक, यानी कि लाहौर हाई कोर्ट, इसने हाई कोर्ट में जनाब इसको चैलेंज कर दिया। हाई कोर्ट ने 200 के हक में, इसकी फेवर में फैसला कर दिया। ठीक है जी, समझ आती है जी। अब जो आपकी गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट यानी कि फेडरल गवर्नमेंट उस वक्त की, जो आपकी गवर्नमेंट थी, उसने प्रोटेक्शन दी हुई है ना ट्राइबल लॉज को उस वक्त के लिहाज से, प्लस FCR को, उसकी प्रोटेक्शन है, उसने ओके किया हुआ, इनके मुताबिक सजा हुई, उसने हाई कोर्ट में रिट की, जीत गया केस, जनाब के जीत गया वो। सही जी, केस इस तरह जीता है, जो यहां पे जीता है कि जी क्योंकि 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, अब वो अप्लाई होगा। तो 1956 से पहले जिस तरह प्रोविजंस चल रही थी, अब वो अप्लाई नहीं होंगी। तो लिहाजा मेरा केस 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सुना जाए, पिछली प्रोविजन के मुताबिक नहीं सुना जाएगा। तो उनका जी बात तो ठीक है, केस हो गया। अब फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये केस लेके सुप्रीम कोर्ट चली गई। ठीक है जी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कि नहीं जी, जो पहले जो FCR थी, जो पहले प्रोविजंस थी, उनके मुताबिक जो फैसला हुआ ठीक हुआ। ठीक है जी, समझ आती जी। ये केस चलता रहा, काफी देर चलता रहा, ता वक्त के 1958 भी आ गया। वो आ गया जो आप कह लें कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में 1958 में अयूब खान का मार्शल आ गया। ठीक है जी, अयूब खान का मार्शल आया तो इसने सर्टन अपने लॉज, मार्शल लॉज इमीडिएटली इंट्रोड्यूस कराए। अब सुप्रीम कोर्ट तक ये चीज जो है वो चली गई। तो इसका क्या कनेक्शन क्या है कि ये अयूब खान का तो इसके साथ कोई ताल्लुक ही को नहीं है इस केस के साथ, तो ये जो है वो इसका क्या एस्पेक्ट बन गया। एस्पेक्ट भी ये बन गया कि जब मार्शल लग गया जी, जब मार्शल इम्पोज हो गया, तो जब मार्शल लॉ इम्पोज हो गया जनाब, तो एज पर द लॉज जो कि मार्शल लॉ में अयूब खान ने आते साथ इंट्रोड्यूस कराए, तो उनके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऐसे स्पेसिफिक केसिंग्स की हेयरिंग्स नहीं कर सकती। समझ आ रही जी।
जब कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल कर रहा होगा तब हियरिंग हो सकती है, क्योंकि मार्शल लॉ लग गया और मार्शल लॉ ने जो रूल्स दिए उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऐसे केस की हियरिंग नहीं कर सकती। देयरफॉर जो जनाब पहले केसेस जिस तरह मौजूद हैं वो उस तरह ही जो है वो चलेंगे। ठीक है जी, समझ आ रही जी बात की। तो जनाब इसका मतलब क्या हुआ कि जो मार्शल लॉ आता है वो आके जिस तरह की लॉज या प्रोविजंस देता है वो अलाउड हैं एक किस्म के। तो ये बड़ा मजेदार केस, यानी कि अयूब खान के केस में अलहदा से कोई जुडिशरी में केस नहीं हुआ, इसी कॉन्टेक्स्ट में उसके लॉज जो हैं वो जस्टिफाइड हो गए। सो ये बड़ा मजेदार केस है, ये भी प्रॉब्लमेटिक केस है एक किस्म का हमारी तारीख का। समझ आ रही जी, यानी हम पहले प्रॉब्लमेटिक केसेस को जो है वो देख लें। इसके बाद तीसरा केस जो अगेन प्रॉब्लमेटिक केस है, जो प्रॉब्लमेटिक में आता है, वो जनाब फिर नुसरत भुट्टो केस है जी, हमारी तारीख का। सही है जी। नुसरत भुट्टो ने जियाउल हक के मार्शल लॉ पे सुप्रीम कोर्ट में केस किया और इस केस का जो डिसीजन आया उस डिसीजन में वही डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी जिसको सामने रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जिया के मार्शल लॉ को लीगल डिक्लेयर कर दिया। सही है जी। सो ये एक प्रॉब्लमेटिक केस हमारी तारीख का कि नजरिया जरूरत को अगेन जस्टिफाई कर दिया गया। सही है जी, समझ आती जी। ये कुछ बड़े हमारी तारीख के आप कह लें कि प्रॉब्लमेटिक केसेस हैं। अभी आगे भी बढ़ना है इन्होंने, लेकिन आगे बढ़ते हैं। अगली बात जो है, अगला बड़ा केस, अगला बड़ा केस जो है, आपको याद है कि हमारी तारीख में अगर आपने पॉलिटिकल हिस्ट्री थोड़ी सी पढ़ी है, 1985 से 88 में एक गवर्नमेंट बनी पाकिस्तान में जो कि नॉन पार्टी बेस्ड गवर्नमेंट थी। नॉन पार्टी बेस्ड गवर्नमेंट, नॉन पार्टी बेस्ड गवर्नमेंट जिसमें मोहम्मद खान जुनेजो ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर लगाए। ऊपर जो प्रेसिडेंट थे वो थे जियाउल हक, मिलिट्री डिक्टेटर। असेंबली बनवाई अपनी मर्जी की, नॉन पार्टी बेस्ड गवर्नमेंट के कोई पार्टी जो है उसने इलेक्शन ही नहीं लड़ा, सारे आजाद उम्मीदवार थे और उन आजाद उम्मीदवारों में से कुछ को मिला के मोहम्मद खान जनेजो को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। लेकिन 3 सालों में डिफरेंसेस बनने शुरू हो गए बिटवीन जियाउल हक एंड जनेजो। तो 1988 में एट्थ अमेंडमेंट तो मौजूद थी, जो 1985 की अमेंडमेंट है, कि जिसमें प्रेसिडेंट के पास पावर थी कि वो असेंबली किसी भी वक्त उसको लगे कि हुकूमत सही काम नहीं कर रही तो असेंबली डिसॉल्व वो कर सकता है, 58(2)(b। तो जनाब गवर्नर जनरल ने असेंबली डिसॉल्व कर दी। तो फिर ये केस बड़ा मजेदार है। इस केस में क्या हुआ कि इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने, बड़ा मशहूर केस है ये, सैफुल्ला वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि असेंबली डिसॉल्व हुई थी। सो इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिसल जो है उसको अलाउ कर दिया, उन्होंने कहा जी ठीक किया।
क्योंकि आइन में प्रोविजन है जी 58(2)B की। इससे ये साबित हुआ कि आगे चल के हमारी तारीख में कोई भी प्रेसिडेंट इफ वो नेशनल असेंबली डिसॉल्व करता है, इफ, तो जनाब जुडिशरी ने तो उसको अलाउ करना ही करना। क्यों? क्योंकि ये इस केस में अलाउ कर दिया हो। सही है जी। ऐसा ही हुआ एक और प्रॉब्लमेटिक केस, तारिक रहीम वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ये 1988 का केस है, ये 90 का केस है। 88 से 90 में गवर्नमेंट बनी थी पाकिस्तान में बेनजीर की, फर्स्ट गवर्नमेंट बेनजीर भुट्टो की, पहली हुकूमत बनी थी। इस हुकूमत को उस वक्त का प्रेसिडेंट इसहाक खान ने डिसॉल्व कर दिया। तो फिर ये केस हुआ। इस केस का डिसीजन भी आया कि जी प्रेसिडेंट ने असेंबली ठीक डिसॉल्व की, क्योंकि पिछले केस प्रेसिडेंस बन गई ना, 58(2)B लॉ में उसके पास प्रोविजन है, उसने जनाब ठीक साबित कर दिया जी असेंबली। समझ आ रही जी? क्लियर है जी? सो जनाब फिर आगे देखते हैं। ये भी हम प्रॉब्लमेटिक केसेस को देख रहे हैं कि जो प्रॉब्लमेटिक केसेस हैं हमारी तारीख के। प्रॉब्लमेटिक केसेस में आगे फिर बड़ा मजेदार केस है, 2000 की जजमेंट है जी, 2000 की जजमेंट, पाकिस्तान बार वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, 2000। इस केस में जिसका जो है वो फैसला 2000 में आया कि जी अक्टूबर 1999 का जो मुशर्रफ का टेक ओवर है, इस पे केस था। इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के जरिए अलाउ किया, बल्कि उसको 3 इयर्स का टर्म भी दे दिया कि वो 3 सालों में डेमोक्रेसी यानी कि इलेक्शंस करवाए। और हम देखते हैं फिर अक्टूबर 2002 में मुशर्रफ को इलेक्शन तो करवाने पड़े, लेकिन उसने अपनी मर्जी की हुकूमत बनवा ली और खुद भी बैठा रहा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल के लिए उसको टर्म भी दे दी और प्लस डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के साथ उसके मिलिट्री टेक ओवर को जस्टिफाई भी कर दिया। सही है जी? ये आपकी तारीख के जो है ना वो बड़े प्रॉब्लमेटिक केसेस हैं। सही जी? फिर इसके बाद अगला जो बड़ा केस आपकी तारीख का, जो कि इस वक्त तो शायद वो ना पूछे अभी इस वक्त, लेकिन केस बहुत बड़ा है। अभी मोस्ट रिसेंट है ये, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ये अभी मोस्ट रिसेंटली 2021 का केस है, सेनेट के इलेक्शंस से रिलेटेड। इस केस में गवर्नमेंट का क्लेम यह था कि किसी भी तरह के जो हाउस के इलेक्शंस हैं उसमें सीक्रेट बैलेटिंग नहीं होनी चाहिए, जबकि मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज और मेन स्ट्रीम केस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से था। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौकफ ये था कि जी जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन करता है और जो एक्चुअल कॉमन प्रैक्टिस है उसको फॉलो किया जाए। ये भी एक प्रॉब्लमेटिक केस है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि जनाब सीक्रेट बैलेटिंग ही होगी। गवर्नमेंट के खिलाफ फैसला आया कि जो कॉमन प्रैक्टिस चल रही है, जिस तरह के इलेक्शन में स्पीकर का इलेक्शन हो या चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हो,
या सेनेटर का इलेक्शन हो, इन इलेक्शंस में सीक्रेट बैलेटिंग चलती है तो सीक्रेट बैलेटिंग ही चले। ओपन बैलेटिंग शो ऑफ हैंड के जरिए ये नहीं हो सकते जी इलेक्शन। गवर्नमेंट का क्लेम था कि अगर ये हो जाता तो इससे जो है वो करप्शन के एस्पेक्ट्स जो है वो वंस फॉर ऑल खत्म हो जाएंगे। सही, लेकिन ये केस की सीक्रेट बैलेटिंग ही होगी। ये तो केस है कुछ प्रॉब्लमेटिक केस। मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो पूछे कि जनाब लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है या नहीं हो सकती। इस केस में जहांगीर तरीन केस है, नवाज शरीफ केस है, फिर अब फैसल वावडा केस है। सही है जी, ये बड़े केस है ना जी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो इनमें पूछेगा। बट ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। कि पनिशमेंट वो सिर्फ अगर आप मर्डर कर रहे हैं तो उसके जवाब में ही आपको कैपिटल पनिशमेंट है। अदर देन मर्डर आप जो भी, इवन आप जो लाइफ सेंटेंस होती है, तो वो लाइफ सेंटेंस भी आपको हमेशा हमेशा के लिए जेल में नहीं रखा जाता, उसके भी ईयर्स जो है वो डिफाइंड है। तो मेरी पर्सनल जो है वो ओपिनियन है कि जनाब लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन वो कॉन्स्टिट्यूशन तो मेंशन ही नहीं करता, वो है ही नहीं उसमें। लेकिन ये मेरा पर्सनल ख्याल है, इस पे मेरा नहीं ख्याल कि कोई सवाल आए, ये भी एक प्रॉब्लमेटिक केस है। अब देख लेते हैं कुछ जरा बेहतर केसेस, वो बेहतर केसेस के जिन्होंने जो यानी मिक्स्ड एक वो हुआ ना जी आपकी तारीख में, क्या कहते हैं, अच्छे केस भी आए बुरे केस भी आए। अब कोई जरा बेहतर केसेस देख लेते हैं। बेहतर केसेस में सबसे बड़ा केस जो है वो आसिफ पटेल केस है जी। वैसे लिखा यू से जाता है लेकिन पढ़ने में ये आसिफ पटेल केस है जी। जहां सुप्रीम कोर्ट ने बेहतर फैसले किए हुए हैं। आसिफ पटेल केस ये है कि जब 1954 की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसॉल्व होगी तो 1955 में तमीजुद्दीन केस, वो भी ये हार गया तमीजुद्दीन, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पक्की पक्की डिसॉल्व होगी। अब फ्यूचर क्या होगा, तो जो आपकी गवर्नमेंट थी, जो गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग थे उस वक्त, सिकंदर मिर्जा, मलिक गुलाम मोहम्मद, अयूब खान, ये लोग ये चाहते थे कि हम अपनी मर्जी की एक बॉडी बना लें, एक कमीशन बना लें, उससे आइन बनवा लें। तो आसिफ पटेल सुप्रीम कोर्ट चले गए कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही बना सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट करे गवर्नमेंट को कि वो सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएं, सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फोरम से आइन बनेगा। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा यस, गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्ट किया कि आप सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएं, जो कि फिर बनी भी दूसरी आइन साज असेंबली पाकिस्तान की। फिर उसी आइन साज असेंबली के फोरम से ही पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बना। सही है जी। तो ये बड़ा केस है, वरना तो ये अपनी मर्जी का कॉन्स्टिट्यूशन लाना चाहते थे। दूसरा बड़ा केस फिर जो कि हमें नजर आता है कि जहां पर बाकी जो बेहतर केस, वो फिर आसमा जिलानी केस है जी, हमारी तारीख का। सही जी। ये याहिया खान के दौर में आसमा जिलानी, हिना जिलानी, इनके बाप को जो है वो इम्प्रिजन कर दिया गया, इनके फादर को। और भी काफी लोगों को किया गया, तो मुख्तलिफ जगहों पे केस हुए, लेकिन ये जरा लाइमलाइट में आ गए।
ठीक है जी। इन्होंने जनाब कोर्ट में केस कर दिया। ठीक है जी। केस चलता रहा, केस चलता रहा। याया का मार्शल लॉ खत्म हो गया, जुल्फकार अली भुट्टो का मार्शल लॉ, सिविल मार्शल लॉ, वो शुरू हो गया। ठीक है। तो इस केस का जो फैसला आया कि भाई, पीछे भी 200 केस में ये बात हुई कि जब मार्शल लॉ लग जाता है तो क्या कोर्ट्स की हियरिंग की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो अफेक्ट होती हैं या नहीं होती हैं। अगर मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नए प्रोविजंस, कुछ नए रूल्स देती हैं तो फिर जाहिर है उसके मुताबिक अब चलती हैं। तो आसमा जनानी केस था कि भाई, कॉन्स्टिट्यूशन अगर नहीं है, सपोज उसको एब्रोगेट कर दिया गया, सपोज, तो भाई मार्शल लॉ जो है वो फिर सुप्रीम लॉ तो नहीं है ना टेरिटरी का। सुप्रीम लॉ तो फिर कुरान है टेरिटरी का। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि मार्शल लॉ दौर के लॉज को आप सुप्रीम लॉ कह दें। वो मेक शिफ्ट अरेंजमेंट हो सकती हैं। ठीक है जी। तो लिहाजा मार्शल लॉ गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्ट किया जाए, सुप्रीम कोर्ट कर सकती है इंस्ट्रक्ट मार्शल लॉ गवर्नमेंट। सो फिर यही हुआ। ठीक है जी, कि सुप्रीम कोर्ट ने मार्शल एडमिनिस्ट्रेशन को इंस्ट्रक्ट किया कि जनाब आप दोबारा प्रॉपर एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस की तरफ तेजी से वापस आए। और इसी का इम्पैक्ट हम देखते हैं फिर कि चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भुट्टो, मार्शल लॉ खत्म करना पड़ा। एज पर 1962 कॉन्स्टिट्यूशन उसको बहाल करके अपने आप को प्रेसिडेंट भुट्टो बनाना पड़ा। और फिर यानी 1972 में, और 1973 में फिर पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन देना पड़ा। तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा पुश फैक्टर है कि शायद ये काम सारे इतनी जल्दी नहीं होते, वो फिर आसमा जिलानी केस है कि सुप्रीम कोर्ट इंस्ट्रक्ट कर सकती है मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेशन को। मार्शल एडमिनिस्ट्रेशन सुप्रीम कोर्ट से सुपीरियर नहीं है। बहुत मजेदार केस है हमारी तारीख का। अच्छा, बेहतर केस। समझ आ रही जी। फिर इसके बाद अगला जो बड़ा केस है वो 2007 का है। 2007 में मुशर्रफ ने इमरजेंसी का नफाज कर दिया था। नवंबर 2007 में पूरे पाकिस्तान में इमरजेंसी लगा दी थी। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया जी, सस्पेंड हो गया। इस पर फिर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया और इसको इलीगल शुमार किया, इस पूरे जो है वो केस को। ठीक है जी। एक बहुत बड़ा स्टेप था कि एक मिलिट्री डिक्टेटर जो कि प्रेसिडेंट भी बना हुआ उसके केस को। लेकिन इस केस को फिर कॉन्टेक्स्ट देखें तो ये बेसिकली एक राइवलरी डेवलप हुई हुई थी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एंड मुशर्रफ के दरमियान। लेकिन केस बड़ा जबरदस्त के प्रेसिडेंट अगर इमरजेंसी का नफाज करता तो उसको फिर उस इमरजेंसी को नेशनल असेंबली से अप्रूव भी करवाना जरूरी होता। सो जो रैशनल है इमरजेंसी का वो सिर्फ अपने इक्तदार को तूल देने के लिए। ठीक है जी। समझ आती जी। सो ये कुछ बेहतर जो है वो केसेस हमारी तारीख के वो रहे। लेकिन लार्जली
यानी जुडिशरी का जो रोल है वो एक मिक्स्ड रोल नजर आता है हमारी तारीख में। कुछ अच्छे केसेस भी हैं, कुछ बहुत बुरे केसेस भी हैं। हाउएवर, जो करंट डायनामिक्स हैं उनमें ये ज्यादातर जो हमने केस डिस्कस किए हैं ना, ये वन वे और दी अदर डेमोक्रेसी से रिलेटेड है, मार्शल लॉ से रिलेटेड है, अगर आप नोट कर रहे हो तो ज्यादातर केसेस, या मिलिट्री डिक्टेटर की तरफ से होने वाले स्टेप्स से रिलेटेड है, इन्हीं में रिलेटेड है। लेकिन इनके अलावा भी कुछ हैरत अंगेज केसेस हैं जो कि वाजिया तौर पर हाइपर एक्सटेंडेड स्टेट स्ट्रक्चर, हाइपर एक्सटेंडेड स्टेट स्ट्रक्चर, उसकी निशानियां नजर आती हैं। हाइपर एक्सटेंडेड स्टेट स्ट्रक्चर ये है कि एक लेजिस्लेचर होता है जी, लॉ मेकिंग बॉडी, एक एग्जेक्टिव होती है जी, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, और आपके अदर्स जो ओलिगार्क्स, एस्टैब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी, और एक आपकी जुडिशरी होती है जी, कोर्ट्स। ये तीन पिलर हैं जी, मेन पिलर। हाइपर एक्सटेंडेड स्टेट स्ट्रक्चर है कि जब जुडिशरी डोमिनेट करे, डिक्टेट करे लेजिस्लेचर को भी एंड एग्जेक्टिव को भी। इसको आसान जुबान में हम कहते हैं जुडिशियल एडवेंचरिज्म। कुछ जगह पे इसको फिर न्यूट्रल एक वर्ड इसके लिए, फिर जुडिशियल एक्टिविज्म। कुछ इसके हक में भी होते हैं, कुछ इसके अगेंस्ट भी होते हैं। लेकिन दो केसेस हमारी तारीख के बड़े मजाक का खेज केसेस हैं। एक अपने दौर के जस्टिस पहला बड़ा केस, बड़ा मशहूर जस्टिस है हमारी तारीख का, जस्टिस ख्वाजा। जस्टिस ख्वाजा चीफ जस्टिस भी रही है कुछ अरसे के लिए। तो इनका डिसीजन था उर्दू बी द ऑफिशियल लैंग्वेज। बहुत मशहूर केस है 2016-17 का ये। उर्दू जनाब सरकारी जुबान ये बना दी जाए। अब ये बात काफी हद तक उनकी फैक्चुअल पोजीशन पे तो ठीक थी, 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में भी था कि उर्दू ही ऑफिशियल लैंग्वेज है जी। हाउएवर 20 इयर्स के लिए इंग्लिश रहेगी और स्लोली एंड ग्रेजुअली रिप्लेस करेगी। तो वो स्लो एंड ग्रेजुअल रिप्लेसमेंट तो कभी भी नहीं हुई। ठीक है जी। जस्टिस जवाद ख्वाजा, तो इनका डिसीजन आया कि जनाब उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज जो है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था उस दौर में। 2016 से 17 में उर्दू का यूज करने की कोशिश की गई, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है वो ये एक्सपोज हो गया। ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है जिसकी आज तक हम वायलेशन कर रहे हैं। कुछ अरसे के लिए इवन एफपीएससी की वेबसाइट जो है ना जी, वो भी उर्दू ट्रांसलेशन में अवेलेबल हो गई। और तो और यूएस एम्बेसी जो है उसने अपनी वेबसाइट उर्दू ट्रांसलेशन में कर ली, लेकिन ये वर्केबल नहीं रहा। तो इसको खामोशी के साथ जो है वो सेट असाइड कर दिया गया, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन ने ना इसको तवज्जो दी और ना ही जुडिशरी ने इसको फिर टेकअप किया कि भाई हमने एक डिसीजन दिया हुआ तो उसको क्यों नहीं एग्जीक्यूट किया जा रहा। बहुत मजाक का खेज जो है वो डिसीजन था।
केपी की गवर्नमेंट में 2016-17 प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आ चुकी हुई थी, तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन तो नीचे बाइंडिंग है सब पे। तो केपी की गवर्नमेंट में बड़ा मसला जो है वो बड़े मजेदार फिनोमिना डेवलप हुए। एक अफगान मिनिस्टर केपी आया और जो प्रेस रिलीज जारी हुई, तो जी उर्दू में प्रेस रिलीज जारी करनी, प्रॉपर उर्दू में। तो प्रॉपर उर्दू में जनाब जारी करनी है तो वजीर लिखेंगे, तो वजीर उर्दू का वर्ड नहीं है जी, वजीर तो फारसी का वर्ड है। तो किसी भी वर्ड के लिए उर्दू सुटेबल वर्ड यूज किया जाए, तो मुंशी उसका सुटेबल वर्ड है उर्दू में। तो जब उसके लिए मुंशी लिखा गया, तो जनाब वो अफगान मिनिस्टर नाराज हो गया, ये मुझे मुंशी बना दिया। इसी तरह केपीके में जब भी कोई डिपार्टमेंट सर्कुलर जारी करता है, ठीक है जी, सर्कुलर, तो इस सर्कुलर को क्या जो है वो लिखा जाएगा जी। एक सर्कुलर है कि जो विद इन डिपार्टमेंट है, यानी विद इन सेक्रेटेरिएट है, उस डिपार्टमेंट का जो भी ऑफिस है और उसकी जो नीचे जो उसका ऑर्नोग्राम है उसके लिए है। और एक सर्कुलर वो है कि जो फील्ड के लिए है जी। तो जो विद इन द सेक्रेटेरिएट है उस डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के लिए, वो तो हो गया सर्कुलर, लेकिन जो फील्ड के लिए है उसको क्या कहा जाएगा जी। तो फील्ड के लिए जो सर्कुलर है उसके लिए नाम दिया गया गश्ती मरासला। तो बड़ा जो एक मजेदार फिनोमेना, ये स्लोली एंड ग्रेजुअली ये प्रैक्टिस जो है वो सब ने डिस्करेज कर दी। यार ये तो मजाक बन जाना है, उर्दू इतनी रिच वकैब की लैंग्वेज या तो है नहीं, और या डेवलप ही नहीं की गई, जरूरत ही नहीं पड़ी, बुरी तरह हम एक्सपोज हो जाएंगे जनाब। तो इसको इग्नोर मोड पे लगाई थी, रियासत का फैसला। सही है जी। तो आहिस्ता आहिस्ता ये अबैंडन होना शुरू, यानी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन मौजूद है कि उर्दू में ही होगा जी सब कुछ, लेकिन हो तो नहीं रहा। इवन सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी तो उर्दू में नहीं आ रहे, अब अंग्रेजी में होते हैं। बाद में ट्रांसलेट हो जाए वो अलग बात है। ठीक है जी, समझ जाती जी। सो ऐसे कुछ मजाका खेज केस हैं। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट का केस 2012-13 का, कि चीनी 54 रुपए किलो बेची जाए इस मुल्क में, पीटीडीसी, नहीं पीटीसी, पाकिस्तान ट्रेड कॉरपोरेशन, पीटीसी। तो वो जनाब 54 रुपए किलो में इंश्योर करे कि चीनी बिके। तो ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। सही है जी। तो ऐसा तो नहीं चल रहा। तो इस जुडिशियल एडवेंचरिज्म या एक्टिविज्म की वजह से कि जनाब एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात में सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस ने फैसले देने शुरू कर दिए, जो कि एक बहुत बड़ी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट की डोमेन है। सुप्रीम कोर्ट का काम है उसने लॉ को इंटरप्रेट करना है, दैट्स इट। तो ये अपने प्रिव्यू से बाहर निकलना शुरू हो गया, जिसकी वजह से ये एक बहुत बड़ी वजह है कि हमारी दो तीन जो गवर्नमेंट्स हैं वो एफिशिएंट इफेक्टिवली काम नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुमोटो एक्शन आ जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मामला पे। सही है जी। सो बड़े सीरियस नोयत की इशू है।
अब जी आगे का प्लान जो है वो जरा सुन लें सारे, जरा तवज्जो के साथ। उसके बाद फिर आगे बात करते हैं कि अब हमने आगे क्या करना। आगे का प्लान ये जी कि कल मैंने फॉरेन पॉलिसी पे लेक्चर देना है, और बल्कि आज ही शुरू कर लूंगा, लेकिन एक प्लान मैं आपको बता दूं पहले कि आज थोड़ा सा और कल डिटेल में ये फॉरेन पॉलिसी पे लेक्चर हो जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट वीक से सेम टाइम, इसमें 7:30 to 9, इस टाइम में मैं प्री पार्टीशन शुरू कर दूंगा। सही है जी, इस टाइम। और फिर मेरी जो करंट अफेयर्स की क्लास है वो क्लास होती है 9:30 to 11:30। इस टाइम में मेरे जितने भी टॉपिक्स अभी होने हैं नेक्स्ट वीक से, कुछ मैंने अभी ग्लोबल नेचर के टॉपिक्स करवाने, प्लस मैंने डोमेस्टिक के करवाने। तो ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो पाक फेयर की क्लास पढ़ते हैं वो सब इंटाइटल्ड हैं कि वो ये क्लास फ्री ज्वाइन कर सकते हैं। ग्लोबल के टॉपिक्स ठीक है, किसी का भला हो जाएगा, लेकिन जैसे ही मैं डोमेस्टिक शुरू करूंगा यहाँ पे, जो मैंने ईद से पहले पहले खत्म करनी, तो यहाँ पे मैं जो भी 18-20 डोमेस्टिक टॉपिक्स करवाऊंगा वो पाकिस्तान अफेयर्स के लिए भी हैं। जो मेरे से करंट अफेयर पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ ही रहे हैं, जो नहीं पढ़ रहे करंट अफेयर, तो ज़ाहिर मैंने इस बैच के लिए अनाउंस किया कि मैं 12 टॉपिक्स करवाऊंगा डोमेस्टिक के, लेकिन वो यहाँ 18 से 20, बल्कि ये भी मैंने कोई 10 के करीब टॉपिक्स करवाने, तो उनको ये फ्री मेरी तरफ से अवेलेबल होंगे। लेकिन टाइम जो है वो 9:30 से 11:30, सेम फ्राइडे सैटरडे संडे, सो दैट की चीज़ें ज़रा जल्दी जो है वो ख़त्म हो जाए। सो ये होगा जी, ताकि जल्द से जल्द खत्म हो जाए, इधर से प्री पार्टीशन खत्म हो जाए और इधर से फिर जो है वो डोमेस्टिक के टॉपिक्स जो हैं वो सारे खत्म हो जाए। ठीक है जी, ये एक जेन में रख लीजिएगा जी, जो कि यानी कि नेक्स्ट वीक से तमाम जो स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तान अफेयर करंट अफेयर के, वो इस टाइम में प्री पार्टीशन कर रहे होंगे, और उसके बाद 9:30 से 11:30 में उनको करंट अफेयर की क्लास का भी यूजर नेम पासवर्ड जो है वो दे दिया जाएगा, ताकि उनके जितने टॉपिक्स जो है वो हो सकते हैं उसमें कुछ ग्लोबल और बाकी जो है वो डोमेस्टिक, ताकि चीज़ें जल्द से जल्द जो है वो कंप्लीट हो जाए सबकी। एक तो ये अनाउंसमेंट है। दूसरी अनाउंसमेंट ये है कि मैंने सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ वीक रमजान का, इसमें सिर्फ अपने पेपर्स जो मैं पढ़ाता हूं पेपर्स, इन पेपर्स का जो अभी हम मॉक सेशंस ले रहे हैं उनमें हमें 30% से भी कम बच्चे पेपर अटेम्प्ट करके चेक करवा रहे हैं। सुबह उनको मॉर्निंग में पेपर मिलता है, इवनिंग में हम डिस्कस करते हैं पेपर। तो डिस्कस करने के बाद स्टूडेंट हमें पेपर ही नहीं भेजता। क्यों नहीं भेजता? वो रैंडमली पूछा काफियों से, तो कहा जी जिस तरह आपने पेपर दिया और जो आपने डिस्कशन कराई, तो हम तो उसके नजदीक तरीन भी नहीं लिख रहे, तो जी कैसे इम्प्रूव करें? अब इतने बड़े बड़े सिलेबस हैं तो कैसे इम्प्रूव? मैं एक लेक्चर में तो नहीं करवा सकता। तो वो मैंने डिसाइड किया कि मैं बाय पार्ट्स सिर्फ अपने सब्जेक्ट्स का, क्योंकि मेरे पास मैं कोई एकेडमी तो हूं नहीं कि मैं बाकी सारे टीचर्स को भी मैनेज कर लूं, तो मैं हर सब्जेक्ट के को बाय पार्ट्स 3 हिस्सों में तकसीम करके 3 फुल लेंथ जो है वो पेपर वो लूंगा। मसलन जैसे अगर मंडे है तो करंट अफेयर का एक पोर्शन जो मैं बता दूंगा स्टूडेंट्स को कि ये पोर्शन, ट्यूसडे करंट अफेयर का दूसरा पेपर, वेडनेसडे करंट अफेयर का तीसरा पेपर, इस दिन यानी ग्लोबल नेचर के टॉपिक, इस दिन रीजन के टॉपिक, इस दिन डोमेस्टिक टॉपिक, 3 पार्ट्स में सिलेबस डिवाइड हो गया। तो स्टूडेंट को 21 सवाल मिल गए। सुबह पेपर दूंगा और इवनिंग में अफ्तारी से थोड़ा सा पहले वो फिर मैं अटेम्प्ट करके खुद दिखाऊंगा इसी तरह क्लास में कि भाई मैंने कैसे अटेम्प्ट ये मैं करता हूँ, ताकि वो स्टूडेंट देख सके कि भाई उसने कैसे अटेम्प्ट किया और टीचर कैसे बता रहा है कि ये सवाल कैसे अटेम्प्ट होना चाहिए था। इसी तरह थर्सडे आ जाएगा, फ्राइडे आ जाएगा, सैटरडे आ जाएगा, तो पाकिस्तान अफेयर एक पेपर प्री पार्टीशन का,
फिर पाकिस्तान अफेयर एक पेपर पोस्ट पार्टीशन का, फिर पाकिस्तान अफेयर एक आपके फिर डोमेस्टिक नेचर के। तो वो 2 दफा हो गए। एक दफा यहाँ आपको 7 सवाल मिल जाएंगे, फिर यहाँ मिल जाएंगे आपको 7 सवाल। फिर इसी तरह आगे आ गया जी, संडे मंडे ट्यूसडे, IR पेपर 1 थेरीज का पोर्शन, IR पेपर 1 कॉन्सेप्ट्स का पोर्शन, IR पेपर 1 ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर इश्यूज का पेपर। इसी तरह वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे IR पेपर 2, वो भी 3 हिस्सों में सिलेबस डिवाइड हो गया। फिर सैटरडे संडे मंडे, जिसकी US हिस्ट्री है, 3 हिस्सों में सिलेबस डिवाइड हो गया। फिर इसी तरह ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे यूरोपियन हिस्ट्री वालों का सिलेबस 3 हिस्सों में तकसीम हो गया। तो ये प्रैक्टिस जो है वो मैं करवाऊंगा 2nd 3rd एंड 4th वीक, जितने भी दिन बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, हाँ तकरीबन 18 दिन, 3 वीक्स का। ये पूरा जो बाय पार्ट्स डिवाइड करके डेली पेपर, और डेली फिर मैं वो पेपर अटेम्प्ट करके दिखाऊंगा। इस सिलसिले में जो ऑलरेडी हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं जो मैं अटेम्प्टिंग कर रहा हूँ, वो आप लोगों के साथ कुछ शेयर भी हुए होंगे, उनको आप देख सकते हैं कि जी मैं कैसे करूंगा। चेकिंग नहीं करूंगा जी, क्योंकि इतना मेरे पास टाइम नहीं है। पेपर दूंगा, आप लोग पेपर करेंगे, और मैं वो पूरा पेपर फिर इवनिंग में अटेम्प्ट करके दिखाऊंगा कि अगर मैं अटेम्प्ट करता तो मैं ये पेपर कैसे अटेम्प्ट करता। तो इस प्रैक्टिस से जो खास तौर पे वो स्टूडेंट्स के जो पूरा पूरा पेपर दे के फिर चेकिंग ही नहीं करवा रहे, जब इस टेक्स्ट पे कि भाई हमारी तो जो हमने तो उस सवाल को उस तरह जवाब ही नहीं दिया जिस तरह आप डिमांड कर रहे हैं, तो कम से कम फिर मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये पता लग जाए कि भाई अटेम्प्ट कैसे करना है। तो ये मुख्तलिफ डोमेन में सिर्फ अपने पेपर्स की जो है वो मैं वो करूँगा, और बाकियों की मैं कोई वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो किसी भी तरह वो नहीं लूंगा, क्योंकि मैं कोई एकेडमिक कल्चर तो है नहीं, कोई टीचर शुरू करवाना चाहे तो वो करवा लेगा। अब इस सारी जो प्रैक्टिस है कि जिसमें मैंने पेपर बनाना है, और मैंने पेपर बनाने के बाद फिर वो डेली 1 घंटे की क्लास में मैंने उस पेपर के 7 सवाल अटेम्प्ट करके दिखाने हैं कि भाई मैं होता तो मैं इसको ऐसे अटेम्प्ट करता, मेरी ये एफर्ट है, मैंने ये टाइम देना। तो मैंने उसके अकॉर्डिंगली अपने सर्विस चार्जेस रखने, जो कि बड़े नॉमिनल से होने। तो मैं किसी और टीचर को कहूँगा भाई सिर्फ इतने पैसे रख ले भाई, तो वो हर टीचर का अपना, वो मैं किसी को वो नहीं कर सकता। तो वो मैं ये वाला पूरा जो है वो बाय पार्ट्स का, इनमें तुक्का भी लग सकता है। इन टोटल ये ओवरलैपिंग फ्रेमवर्क्स हैं, तो तुक्का भी लग सकता है। 18 पेपर मैं लूंगा, 7 सवाल हर पेपर में जो है वो पूछ रहा हूँ मैं। तो ये तकरीबन 125 से ऊपर जो है वो सवाल वो स्टूडेंट्स के तैयार हो जाएंगे। उनमें से कोई भी तुक्का किसी का भी लग सकता है। ये खास तौर पे उनके लिए है कि जो समझते हैं कि नहीं हमारी अभी तैयारी कोई नहीं है। जिनकी तैयारी है उनके लिए जरूरी नहीं है। इंतहाई नॉमिनल से इसकी फीस होगी जी, यानी जो मैंने स्क्रीनिंग में फीस स्टूडेंट से चार्ज की है उससे भी कम फीस होगी। सो वो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं जो है ना वो क्या कहते हैं दुकान लगा के बैठूं कि अच्छा जो है वो एक चीज दे दो, 2 चीज दे दो। वो इतनी कम फीस रख देनी है कि चाहे कोई एक पेपर दे, चाहे कोई सारे दे, चाहे कोई आधे दे, वो इतनी कम फीस रख देनी है कि वो सबके लिए अफोर्डेबल हो। तो यानी हमने स्क्रीनिंग की फीस जो है वो 3000 रखी हुई थी, तो ये मैंने 3000 से भी कम कर देना, जिसको यानी कि वो बारगेनिंग और ये वो वाले काम जो है वो वाले काम नहीं करने, इतनी वो लो फीस में रख देना कि जिसको भी अफोर्डेबल है वो कर ले। ये जो है ना वो हर पेपर के लिए लहदा लहदा उसका डाटा बैंक रखो, फिर ग्रुप्स बना के रखो, ये काम मेरे से नहीं होते हैं। एनीवेज जी, फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, जितने भी मेरे पास करंट अफेयर्स या पाक अफेयर्स या इवन IR के स्टूडेंट्स होते हैं, मैं उनको ये रिकमेंड करता हूँ कि अब्दुल सत्तार की किताब फॉरेन पॉलिसी अ कंसाइज हिस्ट्री
इसकी एक रीड जरूर हो सीएसएस के सीरियस स्टूडेंट की, इसको एक दफा पढ़ जाए किताब को। जरूरी नहीं है कि वो उसमें से नोट्स बना बना के लिखे, जरूरी नहीं है उसको अंडरलाइन करे, जरूरी नहीं है। बस एक दफा रीड कर जाए कि उसके दिमाग में एक कहानी चलनी शुरू हो जाए, एक नॉवल की तरह, एक कहानी की तरह उसको पढ़ जाए। सही है जी। बस दो थी हमारे लिए, तो अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी है। तो एक ये जेहन में रख लेंगे, और ये किताब अगर आप पढ़ना शुरू करें एक सीरियस स्टूडेंट, तो ये 3 से 4 दिन में इसकी सारी कहानियां खत्म हो जाती हैं। कि सिर्फ पढ़ना है, नॉवल की तरह पढ़ना। ये मेरी एक पर्सनल रिकमेंडेशन है कि ये हर सीएसएस का स्टूडेंट इसको 3-4 दिन दे दे इस किताब को। आपके बेसिक फैक्ट्स क्लियर हो जाते हैं, जिनको याद नहीं करना पड़ता, ये खुद ब खुद सामने आ जाते हैं। ये नहीं कि 100%, 100% क्लियर हो जाते हैं, लेकिन काफी हद तक चीजें इंप्रूव हो जाती हैं। और जो एक स्टेट नैरेटिव है ना जी आपकी फॉरेन पॉलिसी का, वो आपका क्लियर हो जाता है। आप लोगों को कई जगहों पर स्टूडेंट्स को जो है वो मुकम्मल टीचर पर डिपेंडेंट होते हैं। तो एक स्टेट नैरेटिव आपकी फॉरेन पॉलिसी का बेस्ट अब्दुल दस्तार की किताब, क्योंकि सेक्रेटरी भी रहा है फॉरेन ऑफिस का, उसके बाद कुछ अरसे मुशर्रफ के दौर में फॉरेन मिनिस्टर भी रहा है। तो इस लिहाज से एक स्टेट नैरेटिव बड़ा अच्छा क्लियर हो जाता है। ये जेहन में रखना, ये इसको एक दफा देखना जरूरी है। हम अपनी फॉरेन पॉलिसी के लिए हमारा ओरिजिन्स आप क्या लें, हमारे फॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस आप क्या लें, ये हम डिराइव कहां से करते हैं। क्या हुआ, आवाज आ रही है जी? जी ठीक हो गया। सो ये इन प्रिंसिपल हम लेते कहां से हैं जी? तो हम ये लेते हैं जनाब दो जगहों से। एक आती है जनाब आपकी स्टेटमेंट एंड स्पीचेस ऑफ जिन्ना, जो एक बड़ा, जो आप कह लें कि हमारे पास सोर्स है, स्टेटमेंट एंड स्पीचेस ऑफ जिन्ना। ठीक है जी, पहला बड़ा सोर्स। ये स्टेटमेंट ऑफ स्पीचेस वो हैं जो कि 47 के बाद के नहीं, बल्कि इवन प्री 1947 वो भी मौजूद है। एक तो हम इनको देखते हैं। सही है जी। फॉरेन पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट, कुछ जगहों पर आपको इसके लिए वर्ड मिल जाता है जी, बेसिक गाइड। कुछ जगहों पर बेसिक प्रिंसिपल्स बिहाइंड पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। तो उनमें एक है स्टेटमेंट एंड स्पीचेस ऑफ जिन्ना। सही है जी। और दूसरा है आर्टिकल 40 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ये दो बड़े बेसिक प्रिंसिपल्स, गाइड, फॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस, ओरिजिन हमारी फॉरेन पॉलिसी की, ये इन दो से निकलती हैं जी। स्टेटमेंट एंड स्पीचेस ऑफ जिन्ना, इससे जो हमारे सामने चीजें आती हैं, जो इवन प्री इंडिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस के बाद के जो हैं, उसमें हमें मिलता है जनाब कि हम नेबरिंग कंट्रीज के साथ फ्रेंडली रिलेशंस चाहते हैं, मुस्लिम वर्ल्ड के साथ
ब्रदरली रिलेशंस चाहते हैं, गुडविल टुवर्ड्स ऑल नेशंस चाहते हैं। सही है जी। नो एग्रेसिव डिजाइन्स, किसी भी तरह के एग्रेशन के हमारे डिजाइन्स को नहीं, किसी भी कौम को हमारे से कोई खतरा नहीं होना चाहिए। हम अपने फॉरेन अफेयर्स में प्रिंसिपल ऑफ ऑनेस्टी पे बिलीव करेंगे जी। पीस के प्रमोशन के लिए हम काम करेंगे जी। समझ आ रही जी। यूएन चार्टर को अबाइड बाय करेंगे जी। समझ आ गई जी। हम सपोर्ट करेंगे राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल की। क्यों? क्योंकि वो दौर जो 1940s का है वो डीकोलोनाइजेशन का दौर है ना। वर्ल्ड वॉर टू के बाद, आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, डीकोलोनाइजेशन, आजादियां मिल रही चाइना, ओ सॉरी, इसमें एशिया में, अफ्रीका में। तो हम जनाब राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन को सपोर्ट करेंगे और हम ऑप्रेस्ड पीपल को सपोर्ट करेंगे। सही है जी। ये कुछ जिना की स्टेटमेंट्स एंड स्पीचेस में से कुछ की हवाले जो हैं वो मौजूद है। अच्छा, अब आर्टिकल 40, ये मैंने यहाँ को डिक्टेट तो नहीं करवाना, आप गूगल भी कर सकते हैं। आर्टिकल 40 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मेरे पास भी ये पेज पे लिखा हुआ, तो ये मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। द स्टेट शुड endeavor to preserve and strengthen fraternal relations with Muslim countries based on Islamic unity of the people of Asia, Africa, and Latin America, promote international peace and security, foster goodwill relations with all nations, and encourage the settlement of international disputes by peaceful means. समझ आ रही जी? ये आर्टिकल 40। अब आगे बढ़ने से पहले, सपोज आपको किसी भी इंटरव्यू में, किसी भी जगह पे आप कह रही हम इजराइल को क्यों नहीं एक्सेप्ट करते, इजराइल ने हमारा क्या बिगाड़ा है, तो भाई हम पहला आर्गुमेंट, हम यूएन चार्टर को अपहोल्ड करते हैं। एज पर द यूएन रेजोल्यूशन 2 स्टेट्स बननी थी, एक इजराइल और दूसरी अरब स्टेट। 1948 की जो रेजोल्यूशन है, यूएन अपहोल्डिंग यूएन चार्टर है ना जी, तो यूएन रेजोल्यूशन जो है उसमें 2 स्टेट्स बननी थी, एक इजराइल एक अरब स्टेट। तो इजराइल बन गई, अरब स्टेट नहीं बनी। जो भी इशू थे, जो भी मसाइल थे, तो वो बना लें, हम इजराइल को एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि हम तो यूएन चार्टर को, यानी अगर किसी भी इंटरव्यू में किसी भी जगह पे, और इन केस अगर सवाल भी आ जाए। सेकंड, हम समझते हैं कि पाकिस्तान को ऑप्रेस्ड पीपल की सपोर्ट करनी है। ये स्टेटमेंट्स एंड स्पीचेस ऑफ जिना में जी वाज़ेह है। सो हम ये समझते हैं कि पैलेस्टीनियंस जो हैं वो ऑप्रेस्ड पीपल हैं, क्योंकि उन पे ऑपरेशन हो रहा है, तो हम जनाब ऑप्रेस्ड पीपल को सपोर्ट करेंगे। फिर राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन नहीं दिया जा रहा पैलेस्टीनियन पीपल को, हम उसकी सपोर्ट करेंगे। सो ये नहीं कहना कि वो मुसलमान हैं और इजराइल यहूदी है, यहूदी लाबी यूं है तो वो है। तो हमने टेक्निकल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर हम इजराइल को एक्सेप्ट करते हैं तो हमें आर्टिकल 40 ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें चेंजेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि आर्टिकल 40 में लिखा हुआ कि जनाब हमने ऑप्रेस्ड पीपल को सपोर्ट करना है, यानी लंबा आर्टिकल है ना पूरा, तो हमने जनाब सपोर्ट करना। सही।
सो एक तरफ हम ओप्रेस्ड पीपल शुमार भी करते हैं, तो दूसरी तरफ हम इसराइल को एक्सेप्ट करें तो हमें आर्टिकल 40 में से ओप्रेस्ड पीपल और ये प्रोविजंस निकालनी पड़ेगी। समझ आ रही जी? सो इतना इजी नहीं है इसराइल को। आप जो बात की बातें, डोमेस्टिक प्रेशर आएगा, रिलीजियस प्रेशर होगा, ये वो तो एक जेनेरिक फ्रेमवर्क है ना, लेकिन एक स्पेसिफिक फ्रेमवर्क में ये 3-4 आर्गुमेंट्स के हमें अगर इसराइल को तस्लीम करना है तो हमें इन चीजों से निकलना पड़ेगा। और यूएन चार्टर से अगर हम इसराइल को एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसका मतलब है कि यूएन की रेजोल्यूशन को हम नहीं मान रहे, हम कह रहे हैं ठीक है इसराइल बन गया, इसको एक्सेप्ट कर लो, ये बनती है नहीं बनती अलग बात है, तो इसका मतलब है फिर कि आप अपना कश्मीर केस भी लूज कर देंगे, क्योंकि वहां पे भी आप यही कहते हैं कि यूएन चार्टर के मुताबिक मसले हल होंगे। सही है जी? सो ये जरूरी है कि ये फ्रेमवर्क मौजूद रहे। सो ये तो है हमारे दो ओरिजिन्स, गाइडिंग प्रिंसिपल्स। अगली फिर बात कि डिटर्मिनेंट्स क्या हैं जी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के। 3 एग्रीड अपॉन डिटर्मिनेंट्स हैं जी, बहुत सी किताबों में बहुत सी एक्सटेंशंस भी दी हुई हैं, लेकिन 3 एग्रीड अपॉन है जी। सिक्योरिटी, इकोनॉमी एंड आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, ये 3 मेन डिटर्मिनेंट्स हैं जी। समझ आती जी? चलो इनको फिर कल देखेंगे, बाकी साथ भी फॉरेन पॉलिसी वाला पूरा फ्रेमवर्क जो है वो उसको कल देखा जाएगा। अनाउंसमेंट्स मैंने कर दी हैं जी, तो काइंडली बार बार जो है वो तंग ना कीजिएगा वाहिद को ना मुझे। ये प्लान भी आपके साथ डिस्कस हो गया, ये भी जो सारे हैं वो भी डिस्कस कर दिए मैंने। असल तो प्लान जो है उसी को, जो रिमेनिंग क्लासेस है उसमें उसी को फॉलो किया जाएगा जी। नहीं, आप सारी क्लासें ना लें, उनको मैंने डोमेस्टिक टॉपिक्स जो है वो क्या कहती हैं रमजान में जो है वो एड्रेस करनी है। अभी तो फॉरेन ग्लोबल के टॉपिक्स हैं उनको 2 से 3 वीक्स जो है वो ग्लोबल के टॉपिक्स जो है वो चलनी है। तो उस दरमियान में आपके अगर कोई सेशंस वगैरह चल भी रहे हैं तो वो जो है वो डिसॉल्व नहीं हो सकती। प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर सकता है, अब इस स्टेज पर जो है वो नेशनल असेंबली जो है वो डिसॉल्व नहीं प्राइम मिनिस्टर कर सकता। जो एक लीगल जो पॉइंट है उसमें, क्योंकि वो उसका ऑफिस जो है वो कोई बड़ी एग्जेक्टिव अपॉइंटमेंट या कोई बड़ा जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव या लेजिस्लेटिव डिसीजन नहीं ले सकता। ये जो उन्होंने शोषा छोड़ा ना अब कि हम मंडे को साउथ पंजाब का वो अमेंडमेंट बिल लेके आएंगे असेंबली में, सो ये एक बड़ा अजीबोगरीब सा इन्होंने शोषा जो है वो छोड़ दिया कि एजेंडा पे पहले क्या चीज है। असेंबली के एजेंडा पे क्या अब ये मंडे को एजेंडा में पहले साउथ पंजाब को लेके आएंगे या एजेंडा में पहले नो कॉन्फिडेंस को लेके आएंगे। तो ये बड़ा अच्छा वेल प्लेड कर रही है पीटीआई वाले। नहीं तो बुजदार के खिलाफ तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं ना आया, जिसके खिलाफ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नो यानी कि आ गया नो कॉन्फिडेंस, वो नहीं कर सकता। बुजदार के खिलाफ तो कोई नहीं आया। ठीक है। ओके जी, टेक केयर।